मर्सिडीज बेंज, जो दुनिया की सबसे पुरानी और शानदार कार कंपनियों में से एक है, जिसकी कीमत लगभग 80 अरब डॉलर है, लेकिन आज की सबसे पसंदीदा और महंगी कारों में से होने के बावजूद इसके शुरुआती साधारण दिनों को आसानी से भुला दिया जाता है। इसकी शुरुआत एक गरीब इंजीनियर से हुई थी, जिसे पहला हॉर्सलेस कैरेज यानी बिना घोड़े वाली गाड़ी बनाने के लिए कई शंकाएं और असफलताएं सहनी पड़ी। अपनी चुनौतियों के बावजूद उसने सबको गलत साबित किया, दुनिया की पहली और सबसे बड़ी उत्पादन कार कंपनी में बदल दिया। 18वीं सदी के आखिरी दौर में शुरू हुआ यह साहसिक सफर एक बड़ी कामयाबी की कहानी था, जब कंपनी ने नाजी सेना को सैन्य वाहन मुहैया कराए और जबरन मजदूरों की मेहनत से मुनाफा कमाया। तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे मर्सिडीज बेंज की हैरान कर देने वाली कहानी, जिसने कारों को जिंदा किया, कार्ल बेंज। कार्ल बेंज का जन्म नवंबर 1844 में जर्मनी के एक छोटे से शहर में हुआ था। वह एक मामूली परिवार में पले बढ़े। उनके पिता लोकोमोटिव ड्राइवर थे, जो मुश्किल से घर चलाते थे। लेकिन जब कार्ल की उम्र 2 साल की हुई तो उसके पिता का निधन हो गया, जिससे वह और उसकी मां कड़क आर्थिक हालात में आ गए। कहने की जरूरत नहीं कि बेन का बचपन आसान नहीं था, लेकिन गरीबी में रहते हुए और भूखे पेट सोने के बावजूद उसकी मां ने अपनी पूरी कोशिश की कि उसका बेटा अच्छी पढ़ाई कर सके। अपनी मां की वजह से कार्ल स्कूल जा पाया और छोटी उम्र में ही होशियारी के लक्षण दिखाने लगा, खासकर केमिस्ट्री और मैकेनिक्स में। 15 साल की उम्र तक कार्ल उसने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने का फैसला किया और कार्लसरुका विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा पास की, जहां उसकी मुलाकात एक ऐसे शिक्षक से हुई जिसने बाद में उसके जीवन में बड़ी भूमिका निभाई। फर्डिनेंड रिटेनबाखर को जर्मनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक कार्यशाला आधारित पेशे से तकनीकी विज्ञान में बदलने वाला मुख्य व्यक्ति माना जाता है, और वह इस बात का बड़ा समर्थक था कि उस समय मुख्य रूप से रेलवे और नावों में इस्तेमाल होने वाले भाप इंजन जल्दी ही बदलने वाले हैं। बेंज के पढ़ाने से उसकी हॉर्सलेस कैरेज में दिलचस्पी बढ़ने लगी। खुद भी एक नियमित साइकिल सवार होने की वजह से वह अपनी साइकिल के साथ छेड़छाड़ करने लगा और सोचने लगा कि कैसे इसे मोटर लगाकर गाड़ी बनाया जा सकता है। तब तक कई इंजीनियर और आविष्कारक पहले ही पहली ऑटोमोबाइल बनाने की कोशिश कर चुके थे, और कुछ ने तो खुद चलने वाली गाड़ियां भी बना ही ली थी, लेकिन ये पहले वाले आविष्कार अभी पूरी तरह से काम के नहीं थे। कार्ल ने देखा कि इन शुरुआती गाड़ियों में ज्यादातर भाप पर काम करती थी। इंजन टेक्नोलॉजी में और प्रोफेसर रिटेनबाखर की एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट की जरूरत है। शुरुआत में कई लोग उसकी सोच पर हंसे, लेकिन वह हमेशा विश्वास करता रहा कि यह संभव है, उसे बस इसे साबित करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। इसलिए कार्लसरुका से 19 साल की उम्र में ग्रेजुएट होने के बाद बेन ने अगले 7 साल कई इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के काम किए। उसने जो कुछ भी सीखा उसे अपने खुद के बिजनेस को शुरू करने में इस्तेमाल किया। 1871 में 27 साल की उम्र में कार्ल ने पार्टनरशिप की। ऑगस्ट रिटर नाम का एक मैकेनिक था, और साथ मिलकर उन्होंने मैनहाइम में लोहे की भट्टी और मैकेनिकल वर्कशॉप चलानी शुरू की। इसी दौरान बेंज अपने साइड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, मोटर चालित गाड़ी बनाने की कोशिश में लगा था। इसलिए व्यापार चलाने के लिए एक साथी का होना जरूरी था। दुर्भाग्यवश कार्ल का बिजनेस पार्टनर भरोसेमंद नहीं निकला, और जब स्थानीय अधिकारियों ने उनके उपकरण जब्त कर लिए तो उनकी कंपनी को पहला साल बहुत मुश्किल भरा रहा। सौभाग्य से उस समय कार्ल की मुलाकात बर्था रिंगर नाम की एक लड़की से हुई। कुछ साल बाद जो उसकी पत्नी बनी, बर्था एक अमीर परिवार में पली बढ़ी थी। वह एक मजबूत विचारों वाली महिला थी और अपने मंगेतर की मेहनत को उसके बिजनेस पार्टनर से बर्बाद होते देख नहीं सकती थी। इसलिए उसने अपनी सिंदूर की रकम का इस्तेमाल करके रिटर का पूरा हिस्सा खरीद लिया, जिससे वह और कार्ल दोनों बिजनेस पर पूरी तरह से काबू पा गए। दोनों ने मिलकर स्थिति को संभाला और अगली 10 सालों तक व्यापार को कायम रखा। इसी दौरान कार्ल अपनी असली काबिलियत दिखाने में सफल रहा। सच्चा जीनियस था, जिसने अपने साइड एक्सपेरिमेंट्स में बड़े बड़े आविष्कार किए। खासकर 1879 में गैसोलीन का 2 स्ट्रोक इंजन बनाया। उसने अपनी कई खोजों के पेटेंट लेने भी शुरू किए, जैसे इंजन की स्पीड कंट्रोल करने का सिस्टम, बैटरी से इग्निशन, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, क्लच, गियर शिफ्ट और वाटर रेडिएटर।
इन डिजाइन की मदद से कार्ल सिर्फ अपने हॉर्सलेस कैरेज वाले सपने के करीब ही नहीं पहुंचा, बल्कि उसने अपने बिजनेस के लिए और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने के रास्ते खोल लिए। लेकिन काम उतना अच्छा नहीं चल रहा था जितना उसने सोचा था। कार्ल की वेंचर की प्रोडक्शन लागत इतनी बढ़ गई थी कि बैंक्स ने यह कहा कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। इससे उसे दूसरे निवेशकों के साथ जुड़ना पड़ा और अंत में 1882 में उसकी कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बन गई। अंत में कार्ल के पास बस अपनी कंपनी के 5% शेयर बचे और उसकी पोजीशन भी घटा दी गई। अब कंपनी नए प्रोडक्ट्स डिजाइन करते वक्त उसकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता था। कार्ल का कंपनी में अब कोई अधिकार नहीं था। इस बेहद निराशाजनक व्यवस्था से परेशान और दुखी होकर कार्ल ने अपने सामान बांधा और अगले साल कंपनी छोड़ दी। कंपनी छोड़ना कार्ल के लिए एक बड़ा सदमा था, लेकिन इस मायूसी ने उसे और भी ज्यादा सफल होने का हौसला दिया। उसकी बचपन से ही साइकिलों के प्रति जुनून ने उसे मैक्स रोज और फ्रेडरिक विल्म नाम के 2 लोगों से मिलवाया, जो मैनहाइम में साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते थे। साथ मिलकर उन्होंने बेंज एंड सी कंपनी की स्थापना की और उन्होंने इंडस्ट्रियल मशीनें और स्थिर गैस इंजन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। कार्ल के पिछले उद्यम के उलट इस बार शुरुआत काफी अच्छी रही और थोड़े ही समय में यह काफी मुनाफे वाला बन गया। लगातार आमदनी हो रही थी और 25 लोगों की टीम भी थी। बेंज ने आखिरकार अपनी पूरी तवज्जो उस सपने पर दी जो वो उम्र भर संजोए हुए था, अपनी गैस इंजन का इस्तेमाल करके एक कार बनाना। बस मोटर को गाड़ी में जोड़ने की बजाय कार्ल ने मोटर के इर्द गिर्द गाड़ी बनाई और साइकिल जैसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 1885 में जो कुछ लोगों ने पहली असली कार माना उसे बनाया, जिसे बेंज पेटेंट मोटर वैगन कहा गया। 2 सीट वाला वाहन 3 तार वाले पहियों पर चलता था और इसे गैसोलीन वाले 4 स्ट्रोक मोटर से चलाया जाता था। इसकी एक सिलेंडर वाली इंजन में 2/3 हॉर्स पावर थी और यह लगभग 7 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता था। बेंज जानते थे कि यह एक क्रांतिकारी कार है और अपने वाहन को टेस्ट करने और बेहतर बनाने के बाद उन्होंने 1886 की गर्मी में अपनी वंडर कार को जनता के सामने पेश किया। हालांकि आलोचकों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली थीं, लेकिन ज्यादातर लोग इस मशीन को लेकर संशय में थे और कई लोग नहीं चाहते थे कि वह मुख्य सड़कों पर गाड़ी चलाएं। कुछ लोग तो ये भी मान बैठे कि बेंज शैतान है जो एक जहन्नुमी रथ चला रहा है। कार्ल के बिजनेस पार्टनर्स भी खुश नहीं थे। उनकी ऑटोमोबाइल की दीवानगी ने उन्हें काम से दूर कर दिया था और वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी खोज का फायदा क्या होगा। वे कहते थे, ऐसी मशीन कौन खरीदेगा? ये घोड़े जितनी तेज नहीं है, आसानी से खराब हो जाती है और ईंधन भी खत्म हो जाता है। फिर भी कार्ल बेंज पक्के थे कि उनकी बिना घोड़े वाली गाड़ी भविष्य है और उन्होंने काम शुरू कर दिया। 1888 में कार बनाकर बेचने वाला दुनिया का पहला इंसान था। उसका सबसे बड़ा सहारा उसकी पत्नी थी, जो अक्सर पति के साथ कार्यशाला में रहती और उसे नए सुझाव देती। लेकिन सुधार करने के बावजूद भी लोग कार्ल की सोच को समझ नहीं पाए। वहीं जो कुछ लोग कार खरीद पाए, वे भी केवल थोड़ी दूरी तक ही उसे चला पाते थे और वो भी हमेशा मैकेनिक के साथ। इसके अलावा ये कारें बहुत महंगी थीं, इसलिए इन्हें खरीद पाना आसान नहीं था। सिर्फ अमीरों और उच्च तबके के लिए ही उपलब्ध था और यहाँ तक कि कई लोग जिन्हें उच्च वर्ग माना जाता था, उन्हें भी ये गाड़ियां पसंद नहीं थीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शोर करती थीं और गड़बड़ थीं। फिर भी एक बात साफ थी कि कार्ल को दुनिया को यकीन दिलाना था कि ऑटोमोबाइल अब यहां टिकने वाला है। 1888 के गर्मियों की एक सुबह बर्था बेन बहुत जल्दी उठी, जबकि कार्ल अभी भी सो रहा था और उसने अपने पति की कार में बैठकर ऑटोमोबाइल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सफरों में से एक पर निकल पड़ी। उसने अपने 2 बेटों को साथ लिया और अपनी मां से मिलने के लिए रवाना हो गई। फोरजाइम में, जो कि मैनहेम से 66 मील दूर था, बर्था ने अपने पति या पुलिस को अपनी योजनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया। शायद इसलिए क्योंकि अगर उन्हें पता चलता तो वे उन्हें जाने नहीं देते। उस समय तक कोई भी कार या मोटर चालित गाड़ी इतनी लंबी दूरी की यात्रा करने की हिम्मत नहीं कर पाई थी, लेकिन बर्था बेन के आविष्कार की अहमियत साबित करना चाहती थी। हालांकि उसकी यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में उसे कई दिक्कतें आईं, जैसे धूल भरे और पत्थर वाले सड़क पार करना जो घोड़ों के लिए बने थे।
पेट्रोल लेने के लिए फार्मेसी पर रुकना और भी कई मुश्किलें झेलनी पड़ी। कुछ मशीनें रिपेयर करने के लिए 66 मील की यात्रा में बर्था और उसके 2 बेटे 12 घंटे से ज्यादा वक्त लगे, लेकिन आखिरकार वे सब सुरक्षित फोर्जहाइम पहुंच गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस यात्रा ने बर्था के उस मकसद को पूरा किया जो उसने शुरू में रखा था, लोगों को यह दिखाना कि ऑटोमोबाइल आने वाला बड़ा बदलाव है। इसी के साथ बेंज मोटरवैगन पूरे शहर की चर्चा का विषय बन गया और कार्ल के बिजनेस को जबरदस्त प्रचार मिला। जल्दी ही बेंज और एसआई ने इतनी तेजी से विस्तार किया, 1890 तक ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। जर्मनी में इंजन बनाने वाले थे, लेकिन अपनी कारें बेचकर नहीं, बल्कि अपने स्थिर गैसोलीन इंजन बेचकर। लेकिन 2 नए बिजनेस पार्टनर फ्रेडरिक वॉन फेयर और जूलियस गैंस के जुड़ने से हालात जल्द ही बदल गए। उन्होंने बिजनेस और मार्केटिंग की जिम्मेदारी संभाली, जिससे बेंज अपनी इंजीनियरिंग पर ज्यादा ध्यान दे सका। उन्होंने कई नई कार की इनोवेशन के पेटेंट भी कराए, जैसे प्लेनेटरी गियर ट्रांसमिशन, डबल पिवट स्टीयरिंग और बॉक्सर कॉन्फ़िगरेशन वाला फ्लैट इंजन। उन्होंने डिजाइन भी किया। अपने बिजनेस पार्टनर्स की सलाह पर उसने 1893 में एक नया और बेहतर ऑटोमोबाइल बनाया, जिसे उसने बेन विक्टोरिया नाम दिया। ये एक ज्यादा लग्जरी वाली 2 सवारी वाली गाड़ी थी, जिसमें 3 हॉर्स पावर का इंजन लगा था और ये 11 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती थी। इसकी भरोसेमंदी की वजह से ये गाड़ी काफी अच्छी बिक गई। लेकिन असली धमाका उसके अगले मॉडल सस्ता बेनवियो था, जिसने लगभग 1200 यूनिट्स की कुल उत्पादन संख्या के साथ इतिहास में दुनिया की पहली बड़े पैमाने पर बनी कार बन गई। 1890 और शुरुआती 1090 के दशक में बेंज और सी को दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बना दिया गया। लेकिन जब बेंज कंपनी अपनी नई सफलता का लुत्फ उठा रही थी, तभी उसे एक और कंपनी की तरफ से काफी दबाव भी महसूस हो रहा था। कस्सेल शाफ्ट में डाइमलर मोटर थी। डेमलर मोटर और गैसेलशॉफ की अगुवाई गॉटल डेमलर और विलहेल्म मायबाख ने की। दोनों जबरदस्त इंजीनियर थे, लेकिन खासकर गॉटल डेमलर अपने नाम से मशहूर थे। बहुत प्रतिस्पर्धी होने के साथ साथ उनके पास बहुत सारे कनेक्शन और बिजनेस चलाने का ज्ञान था। पहला डाइमलर कार जो बाजार में कमर्शियल तौर पर बेची गई, वह 1892 में आई। 2 साल बाद उन्होंने 2 सिलेंडर वाली कार लॉन्च की। 1897 में उन्होंने अपना पहला फ्रंट इंजन वाला मॉडल डाइमलर फिनिक्स पेश किया। साफ था कि डाइमलर कंपनी बेंज के करीब पहुंच रही थी। उनके वाहन जनता के लिए ज्यादा आकर्षक और आरामदायक लगने लगे। दुर्भाग्यवश मिस्टर डाइमलर का निधन हो गया। 1900 में मेबाक को कंपनी की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन असली कमांड मेयो के हाथ में थी, जिनके तहत उन्होंने 1901 में अपनी सबसे बड़ी सफलता मर्सिडीज 35 हॉर्स पावर डिजाइन की। इस गाड़ी की खास बात यह थी कि यह पहली कार थी जो हमारी आज की आधुनिक कार जैसी दिखती थी। इसमें एक ताकतवर गैस इंजन लगा था। कार का बॉडी चौड़ा और बड़ा था, स्टील का खास फ्रेम था और इसका वजन जमीन के करीब था। शुरुआत में इसे रेसिंग के लिए बनाया गया था और यह कार अमीर कारोबारी एमिल की मांग पर बनाई गई थी। जेलिने ने अपनी बिटिया के नाम पर कार का नाम मर्सिडीज रखने का फैसला किया। ये कार कई स्ट्रीट रेस और हिल क्लाइंब इवेंट्स जीतती रही, जिसकी टॉप स्पीड 56 मील प्रति घंटे थी, जो उस वक्त की दूसरी किसी भी गाड़ी से बेहतर थी। इसने डाइमलर कंपनी का खूब ध्यान खींचा, जिसने फिर अपने सभी वाहनों का ब्रांड नाम मर्सिडीज रख दिया और इसी नाम के तहत रेसिंग और आम इस्तेमाल के लिए नए मॉडल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये नया ट्रेंड कार्ल बेंज के पार्टनर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो तुरंत इसका जवाब देना चाहते थे। उनकी प्रतिस्पर्धा में उन्होंने कुछ फ्रांसीसी डिजाइनर्स को नए तेज मॉडल की मदद के लिए बुलाया, बिना कार्ल बेंज की मंजूरी के। बेंज इस फैसले से गुस्से में और दुखी थे। उन्हें कभी भी ऑटो रेसिंग का विचार पसंद नहीं था और वे हमेशा धीरे धीरे और सावधानी से ड्राइव करना पसंद करते थे। सार्वजनिक रास्तों पर तेज रफ्तार से ड्राइव करने की आवाज और खतरे से वे डर गए थे। उनकी टीम द्वारा बनाई गई कार भी सफल नहीं हुई और इससे बेंज कंपनी को नुकसान हुआ। ने 1903 से 1904 के बीच और भी संकट झेले। गुस्साए और निराश होकर कार्ल ने अपनी कंपनी छोड़ देने का फैसला किया, लेकिन उसने कंपनी के बोर्ड में बने रहने का भी निर्णय लिया। आखिरकार वह मान गया कि उसकी कारों को रेस में भाग लेने दिया जाए।
1908 तक बेंज के पास 120 हॉर्स पावर की एक रेसर कार थी जो एक दानव की तरह लेनिनग्राद से मॉस्को तक 8 घंटे 30 मिनट में पहुंची। औसत गति 50 मील प्रति घंटा थी, जो उस समय के प्रिमिटिव ट्रैकों को देखते हुए एक अद्भुत कारनामा था। लेकिन असली कमाल 200 हॉर्स पावर वाली ब्लिट्ज और बीजेड की कारों ने किया, जिन्होंने अंततः इस ब्रांड को प्रसिद्धि दिला। 1909 में बनी इस रेस कार ने उस समय किसी भी हवाई जहाज, ट्रेन या गाड़ी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्पीड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और 1911 में ये 1400 मील प्रति घंटे से भी ऊपर की रफ्तार पकड़ डटने लगी। इससे बेंज की जगह डेमलर के साथ सबसे पसंदीदा कारों में हो गई और दोनों कंपनियों को आने वाले सालों में अच्छी बिक्री मिली। लेकिन ये सफलता ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि पहली विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसने सबकी जिंदगी और ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। विश्व युद्ध प्रथम में जर्मनी की हार के बाद देश ने काफी परिवर्तन देखे। आर्थिक मंदी के चलते डाइमलर और बेंज दोनों कंपनियों को अपनी बचत की संभावनाएं मजबूत करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दोनों ने अपनी राइवलरी को एक तरफ रख दिया और 1924 में एक समझौता किया, जिसमें उन्होंने अपनी प्रोडक्शन और मार्केटिंग को जोड़ने का फैसला किया, बावजूद इसके कि वे अपने नाम बनाए रखेंगे ताकि खर्चा कम हो सके। लेकिन यह समझौता सिर्फ 2 साल तक ही चला, क्योंकि जर्मन अर्थव्यवस्था और खराब हो गई और 1926 में दोनों कंपनियों को पूरी तरह मिलकर एक नई कंपनी बनानी पड़ी। एक कंपनी थी जिसका नाम डाइमलर बेंज था। इसी कंपनी ने अपने वाहनों का नाम बदलकर मर्सिडीज बेंज रख दिया और 1920 के आखिरी दशक में काफी शानदार मॉडल लॉन्च किए, जैसे मर्सिडीज बेंज टाइप 730 और मॉडल एस, एसएस और एसएसके। उनके एक बेहतरीन इंजीनियर फर्डिनेंड पोर्शे थे, जिनका नाम बाद में ऑटो इंडस्ट्री में बहुत चर्चित हुआ। जहां तक काल की बात है, वो डैमलर बेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बने रहे और उन्होंने अपनी गाड़ियों की कामयाबी देखी। कार्ल बेंज ने अपनी जिंदगी में ऑटो इंडस्ट्री के कितने आगे बढ़ने को देखा, ये देखकर हैरानी होती है। कंपनी के अप्रैल 1929 में मर्ज होने के कुछ ही साल बाद 84 साल की उम्र में कार्ल बेंज का निधन हो गया। उनके जाने के बाद भी कंपनी ने अपने आकार और ताकत में लगातार बढ़ोतरी की और दुनिया के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कार बनाने वालों में से एक बन गई। लेकिन इसके बेहतर साल उस अनजान नेतृत्व में आए जब (1933) में हिटलर ने जर्मनी में सत्ता हासिल की। वो दुनिया के सामने जर्मन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी दिखाना चाहता था। उम्मीद करता था कि इससे उसकी राजनीति को ऊंचाई मिलेगी। उसने दुनिया पर छाप छोड़ने का एक तरीका अपनाया, अंतरराष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट्स में जर्मन कारें दिखाकर। तुरंत ही उसने डैमलर बेंज को ग्रां प्री रेसों में हिस्सा लेने के लिए बड़ी सब्सिडी दी। उस दौर की कोई भी कार कंपनी डैमलर बेंज जितना समय और पैसा अपनी कारों को तेज बनाने में खर्च नहीं करती थी, और ये बात रेसट्रैक पर साफ दिखी। 1934 से 1939 तक मर्सिडीज ने ग्रां प्री रेसों में दबदबा बनाया। अपनी W25 और W125 कारों से 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाई। मॉडल्स की बात करें तो उन्हें एक नए प्रतिद्वंद्वी ऑटो यूनियन से भी टक्कर मिली, जो एक और जर्मन ऑटोमेकर था और अपने देश द्वारा प्रायोजित था। ऑटो यूनियन ने भी उसी समय में काफी सफलता हासिल की। 1935 से 1937 के बीच 25 रेस जीती। इन सफलताओं ने जर्मनी को मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे ऊपर ला दिया, खासकर मर्सिडीज बेंज को, जिसे हिटलर की पसंदीदा कार ब्रांड भी माना जाता था। दरअसल हिटलर अक्सर मर्सिडीज बेंज 770 में दिखाई देते थे, जो एक बड़ी और लग्जरी गाड़ी थी, उच्च पदस्थ नाजी राजनेताओं और अन्य एक्सिस अधिकारियों द्वारा। लेकिन 1939 में दूसरी विश्व युद्ध के शुरू होते ही डाइमलर बेंज कंपनी की हालत बहुत खराब हो गई। जब आम सड़कों पर चलने वाली कारों की मांग कम हो गई, तो उन्होंने मिलिट्री व्हीकल्स, सबमरीन, टैंक्स और नाजी फौज के लिए हवाई इंजन बनाना शुरू कर दिया। उनकी सबसे बड़ी कमाई वाली लाइन थी मिलिट्री ट्रक्स, जो 3 से 6 और आधा टन तक का सामान ले जा सकते थे। 1942 तक उन्होंने आम जनता के लिए कार बनाना बंद कर दिया था। सभी संसाधन युद्ध के प्रयास में लगाए गए थे और जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, बढ़ती हथियार उत्पादन को संभालने के लिए नए कर्मचारियों की जरूरत पड़ी, क्योंकि पूरी मजदूर शक्ति अब मोर्चों पर लड़ रही थी।
डाइमलर बेंज ने अपनी निर्धारित यूनिट संख्या पूरी करने के लिए महिलाओं की भर्ती शुरू की, लेकिन फिर भी मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। इसलिए कंपनी ने जबरन मजदूरी का सहारा लिया। इन युद्ध बंदियों, अगवा किए गए नागरिकों और कंसंट्रेशन कैंप के बंदियों को रखा गया था और जर्मनों के कड़क दबाव में लंबे घंटे काम करने के लिए मजबूर। इनमें से ज्यादातर कर्मचारी पूर्वी यूरोप से थे, जिन्हें 12 कैंपों में कैद रखा गया था, जबकि कंसंट्रेशन कैंप के बंदियों पर एसएस की निगरानी थी और उनके रहने के हालात बेहद अमानवीय थे। कई लोग इन कैंपों में या तो कुपोषण, बर्बर व्यवहार या यातना के कारण मर गए। 1944 तक डेमलर बेंज के कुल 63,000 कर्मचारियों में से लगभग आधे जबरदस्ती मजदूर थे। जब 1945 में युद्ध खत्म हुआ तो कंपनी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि स्टैम्प समझौते के तहत जर्मनी की सारी विदेशों में मौजूद संपत्तियां जब्त कर ली गईं और युद्ध प्रतिपूर्ति के भुगतान में इस्तेमाल की गईं। इस वजह से डाइमलर बेंज ने अपने सारे विदेशी सहायक कंपनियां खो दी और उन्हें अपने देश के अपने प्लांट तक सीमित हो जाना पड़ा। मतलब उन्होंने फिर से शुरुआत करनी पड़ी और खुद को फिर से खड़ा करना पड़ा। इसके बाद डाइमलर बेंज का पुनर्संरचना किया गया और उन्हें अपनी शीर्ष प्रबंधन टीम को भी बदलना पड़ा। इन जबरदस्त बदलावों के बावजूद कंपनी को उत्पादन का परमिट मिल गया। 1946 में अमेरिकी कब्जा अधिकारियों के तहत हालांकि उनकी फैक्ट्री को भारी बमबारी का नुकसान हुआ था, मर्सिडीज बेंज के पास अपनी खुद की फैक्ट्री होने का फायदा था, जबकि BMW और एडलर जैसे कई प्रतियोगी अपना प्लांट खो बैठे क्योंकि वे सोवियत क्षेत्र में आ गए थे। बेंज कंपनी ने तब अपनी मेहनत एम्बुलेंस, पुलिस पेट्रोल गाड़ियों और डिलीवरी वैन बनाने में लगाई, जो उनके 170 वोल्ट मॉडल पर आधारित थीं, और अपनी एक फैक्ट्री अमेरिकी सेना के ट्रांसपोर्ट की मरम्मत के लिए इस्तेमाल करने लगी। 1947 तक वे साल भर में उनके कुल 17वीं मॉडल में से सिर्फ 1045 ही बनाए गए। पर इन मुश्किल हालतों के बावजूद डाइमलर बेंज ने 1 साल बाद ही मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। 1950 के दशक तक मर्सिडीज बेंज ने अपनी काफी पकड़ वापस पा ली थी, मोटर स्पोर्ट्स इवेंट्स में जबरदस्त वापसी की और दुनिया भर में अपने सामान की सफल बिक्री की। इतना कि 1954 तक कंपनी का मुनाफा $1 बिलियन से भी ऊपर पहुंच गया था। साल दर साल मर्सिडीज ने अपनी छवि पूरी तरह बदल ली है और अब दुनिया की सबसे कीमती कार ब्रांड्स में से एक बनने का सफर कार्ल बेन के बिना मुमकिन नहीं था। साधारण परिवार से होने के बावजूद उन्होंने अपनी मुश्किलों और आलोचनाओं को झेला, मगर हिम्मत और जज्बे के साथ अपने सपने को हकीकत में बदला। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।